आज का हमारा टॉपिक है जीपीसीआर में फॉस्फोलाइपेज पाथवे को देखना है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीपीसीआर को एडेनाइलेट साइक्लेज पाथवे में देखा था और अभी हम लोग उसको फॉस्फोलाइपेज पाथवे में देख रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा, आखिर इस पाथवे की जरूरत क्यों है? ठीक है, हम लोग देख रहे हैं जीपीसीआर एंड फॉस्फोलाइपेज सी बीटा पाथवे। ठीक है ना, जीपीसीआर एंड फॉस्फोलाइपेज सी बीटा पाथवे, इसको शॉर्ट फॉर्म लोग पीएलसी बीटा भी कहते हैं। इस पाथवे के पीछे क्या कारण है? क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जीपीसीआर एंड एडेनाइलेट साइक्लेज पाथवे, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जीपीसीआर फॉस्फोलाइपेज पाथवे। ये जो फॉस्फोलाइपेज है वह एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट्स और हाइड्रोलाइजेस फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को ये हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स को जो हाइड्रोलाइज करेगा, तो फॉस्फोलिपिड तो कई प्रकार के होते हैं और उसमें से एक जो फॉस्फोलिपिड है वह है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ये एक फॉस्फोलिपिड का नाम है, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में PIP2 कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको PIP2 कहते हैं। कभी इसका अगर पोजीशन वाइज लिखना हो तो PI ब्रैकेट में 4,5 P2 ऐसे भी लिखा जाता है इसको। तो जो PLC बीटा है इसका टारगेट यही PIP2 होता है। तो पहला चीज ये समझ में आए। दूसरा क्या है कि इस तरह का जो सिग्नलिंग है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है, मतलब जो कॉमन जगह जहां पर कि ऑब्जर्व हो। तो हम लोग लिखते हैं कि सम टिश्यूज लिखते हैं, रादर टिश्यूज वेयर, जहां पर जीपीसीआर PLC बीटा पाथवे इज ऑब्जर्व्ड। कुछ ऐसे टिश्यूज जहां पर हम लोग जीपीसीआर PLC बीटा पाथवे को देखते हैं। जैसे पहला देखें, लीवर। ठीक है, लीवर में क्या है कि वैसोप्रेसिन एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है ना, वैसोप्रेसिन जो है वो लीवर के टिश्यू पर एक्ट करता है। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन acts on tissues of liver tissues या liver tissue कहते हैं, liver tissues, and रिस्पॉन्स क्या है इसका? इसका रिस्पॉन्स होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन।
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये जो पाथवे होता है, इस पाथवे में लीवर के कुछ खास टिश्यूज पर जीपीसीआर पीएलसी बीटा काम करता है, यही पाथवे काम करता है। तो पहला हो गया लीवर। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जो दूसरा है, सेकेंड वन, उसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि एसिटाइल कोलिन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACH भी कहते हैं, एक्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस। इसका रिस्पॉन्स क्या होता है? इसका रिस्पॉन्स होता है amylase secretion. What is amylase? Amylase is carbohydrate digesting enzyme. ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है एमाइलेज। तो पैंक्रियाज में जो इस स्टाइल कोलिन का पाथवे देखा गया, ये पाथवे भी किसको फॉलो कर रहा था? जीपीसीआर पीएलसी बीटा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, इस पर ये एक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब तीसरे एग्जांपल अब पर आए, स्मूथ मसल्स। जो हमारे शरीर का स्मूथ मसल्स है, जो इंटेस्टाइन में मिलता है, इस सबों में, वहां पर भी क्या देखा गया? वहां पर भी एसिटाइल कोलिन acts to stimulate muscle contraction, और इस काम में भी यहां पर क्या चाहिए, क्या होता है? जीपीसीआर पीएलसी बीटा सिग्नलिंग पाथवे यहां रन करता है स्मूथ मसल। खास है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी विद्यार्थियों, यहां आप मिस नहीं कर सकते। ACH, स्मूथ मसल में ACH, पैंक्रियाज में भी एसिटाइल कोलिन ACH, और लीवर में वैसोप्रेसिन। मतलब इट इज वेरी स्पेसिफिक टू आंसर, कि स्पेसिफिक जो है वही होगा। अच्छा, अब अगले पॉइंट के ऊपर है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, चौथा, फोर्थ एग्जांपल, नंबर 1, वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो यहां पर जो है थ्रोम्बिन का सिक्रेशन होता है। थ्रोम्बिन यहां पर एक स्टिमुलेंट, थ्रोम्बिन जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का एक थक्का जमना, यह काम थ्रोम्बिन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बिन है क्या? अगर थ्रोम्बिन के बारे में हम एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलना हमें हो, तो हम लोग कहते हैं कि थ्रोम्बिन जो है यह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। थ्रोम्बिन इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, ठीक है। और इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में जो बदला जाता है, वह किसकी मदद से बदला जाता है? वह इसी की मदद से बदला जाता है, थ्रोम्बिन की मदद से। तो थ्रोम्बिन जो है यह यहाँ पर एंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है, एन एंजाइम।
एक एंजाइम के रूप में काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जब फाइब्रिन बनेगा तो जाल की तरह बनता है और उसमें सारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। ये जो वाइटल फंक्शंस आपने चार देखा, इन चारों में जो सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है उस सिग्नलिंग सिस्टम का नाम है जीपीसीआर, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। देखिए फॉस्फोलाइपेज सी बीटा यह तो एक एंजाइम है, एन एंजाइम, और यह किस पर एक्ट करता है, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये जो है सबस्ट्रेट है। अब जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर काम करता है, PIP2 अब नाम लिख दे रहे हैं, उसको वो दो टुकड़ों में तोड़ता है, एक डाई एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम लोग DAG कहते हैं, और दूसरा आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इसे हम लोग IP3 कहते हैं। तो जब यह एंजाइम PLC बीटा आइनोसिटोल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट पर काम करता है, वह इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता है। पहला टुकड़ा डायसाइल ग्लिसरॉल, दूसरा टुकड़ा आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब आइनोसिटोल के बारे में हम थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सभी छोटी छोटी जानकारियां आपके समझदारी को विकसित करेगा। फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट, यह वेरी कॉमन in the extracytosolic leaflet of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी जो उस पर यह सामान्य रूप से पाया जाता है ना, कॉमनली वहीं पाया जाता है। देखिए आउटर लीफलेट है, ये इनर लीफलेट है। तो आपको फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल जो है वह सामान्य रूप से आपको यहां मिलेगा, इस पर मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर चार्ज वाला ये आपको बाहर मिलेगा, कॉमनली बाहर मिलेगा, ठीक है ना। इसे हम लोग बोल रहे हैं PIP2, ऐसे करके सामान्यतः यहां मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज होता है। बट जब इस कंडीशन हम स्टडी करते हैं, बट GPCR PLC बीटा केस, इस केस में सम ऑफ देम, मतलब उसमें से कुछ प्रेजेंट इन साइटोसोलिक लीफलेट। अब समझिए GPCR और PLC बीटा वाले केस में क्या होता है, उसमें से कुछ जो कि बहुत एक्सेप्शनल केस है वो कहाँ रहता है, साइटोसोलिक लीफलेट में, मतलब अंदर वाले लीफलेट में रहता है। तो ये जो चांस होता है ये बहुत कम होता है, और इसके लिए जो है वहां पर फ्लिप फ्लॉप मोशन होता है। क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मोशन, मतलब ऊपर से नीचे आ जाता है इस काम को करने के लिए। तो आपको जब भी कोई सवाल पूछता है तो ये सब बहुत बारीक बातें हैं। कहते हैं ना कि एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है, अच्छा जानकार कौन होता है, जो बहुत छोटी बातों को भी पकड़ता है। आप कल को इंटरव्यू देने जाएंगे, कल को जीवन में आगे बढ़ेंगे, लोग आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप छोटी छोटी बातों को पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते।
अगर वो पकड़ सकते हैं मतलब आपकी एनालिसिस अच्छी है, आप छोटी बातों पर भी ध्यान देकर उसको एरर फ्री कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच होता है स्टूडेंट्स। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर कि कितनी छोटी बात है, लेकिन ये बात कितनी बड़ी है कि नॉर्मली जो है आइनोसिटोल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट जो है वो आउटर लीफलेट में मिलता है, मतलब बाहर वाले में, लेकिन जीपीसीआर पीएलसी बीटा वाले कंडीशन में यह नीचे आ जाता है। ठीक है, अब हम आपको ये जो पूरी घटना है उसको दिखाना चाह रहे हैं एक डायग्राम के द्वारा। आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये जो है साइटोसोलिक लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम सब लोगों ने देख लिया। और यहां पर फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, अगर फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट है, हम थोड़ा होमवर्क करते हैं, तो PIP2 में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। पहला, एक ग्लिसरॉल होता है प्लस 2 फैटी एसाइल होते हैं, फैटी एसिड्स, प्लस एक फॉस्फेट होता है, प्लस आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट होता है। मतलब ये PIP2 है, ये इतने सारे चीजों को मिलाकर बना है। पहला ग्लिसरॉल, उससे जुड़ा 2 फैटी एसिड्स, उससे जुड़ा एक फॉस्फेट, और फॉस्फेट से जुड़ा आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट। इसको अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो देखिए ब्लॉक डायग्राम सीखते हैं। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, CH2 CH CH2, इसके साथ जुड़ा यहां पर एक फैटी एसिड। अब जुड़ गया तो कहेंगे फैटी एसाइड, फैटी एसाइड। ठीक है, साथ में यहां जुड़ा है फॉस्फेट, ब्लॉक डायग्राम है ये, फॉस्फेट, और फॉस्फेट से जुड़ा है आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, फॉस्फेट। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो फैटी एसाइड, और ये यहां जो है ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में हम इसको ऐसे बताते हैं, जो फैटी एसाइड होता है यह मेम्ब्रेन में होता है धंसा हुआ। दोनों फैटी एसाइड जो है ये मेम्ब्रेन में धंसा होता है, और बाकी जो चीजें हैं वो क्या होती है, मेम्ब्रेन में नीचे की ओर लटकी रहती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए, ठीक है, सिंबॉलिक बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझने में आसानी होगी। अब ये फैटी एसाइड है दोनों, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को जोड़ दिए, और तीसरे कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है,
तो हम लोग फॉस्फेट को जोड़ दे रहे हैं, और उस फॉस्फेट से कौन जुड़ा हुआ है, उस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ आइनोसिटोल, तो आइनोसिटोल को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर भी एक फॉस्फेट है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी एक फॉस्फेट है, नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज टोटल काउंट करें तब तक 5 नेगेटिव चार्ज हम लोग को मिल चुका है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हो गया आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट का, जिसमें ये दो जो है फॉस्फेट हैं, और ये दोनों फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसके पोजीशन से। 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 पर 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसका नाम होता है PIP2, इसका नाम है। अब क्या यहां पर हो रहा है, यहां पर एक एंजाइम का एक्शन हो रहा है, और एंजाइम के एक्शन के प्रतिफल में हम लोग देखेंगे कि 2 घटनाएं हुई। यहां पर टूटा, एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम। नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहां पर, तो यहां पर एक टूट होने वाला है, और टूट होने से क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट कर अलग होगा। मतलब जो टारगेट हमारा बॉन्ड है, वो टारगेट बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है जिसको मैंने रेड से कलर किया है। नंबरिंग करें 1 2 3, ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन पर जो फॉस्फेट के साथ उसका जुड़ाव है, वो वहां पर टूट होगा। और वहां पर टूट होगा विद्यार्थी, तो 2 तरह की चीजें हमें मिलेंगी। देखिए ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और नीचे हो गया OH। ये जो स्ट्रक्चर जो भी मिला है, इसे हम लोग बोलते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल। डाई एसाइल मतलब क्या हो गया, एसाइल मतलब क्या होता है, फैटी एसिड, तो 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसलिए इसका नाम पड़ा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल, मतलब फैटी एसिड को एक वर्ड में एसाइल कहा जाता है। एक एसाइल ये भी हो गया, तो डाई एसाइल हो गया, और दिस वन इज ग्लिसरॉल, नाम पड़ गया डाई एसाइल ग्लिसरॉल। नंबरिंग 1 2 एंड 3, तो आप इसको अगर इसे लिखेंगे तो लिखेंगे डायसाइल ग्लिसरॉल, बन गया एक। अच्छा, डायसाइल ग्लिसरॉल जो है वो कहाँ है, मेम्ब्रेन में ही है, विद इन द मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है वो क्या है, वो है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ट्रिसफॉस्फेट। देखिए अब उतना हम लंबा नहीं करेंगे, एक फॉस्फेट यहां, बाकी तो एज यूजुअल है OHH, एक फॉस्फेट यहां, एक फॉस्फेट यहां, इसका नाम पड़ा IP3। पूरा फुल फॉर्म होता है 1,4,5 आइनोसिटोल ट्रिसफॉस्फेट, ये इसका नाम होता है। और देखिए ये घटना जो हुआ, ये घटना कहाँ हुआ था, ये जो है वो है साइटोसोल। अब ये जो कहानी हो रही है वो कहाँ हो रही है, साइटोसोल में। तो जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल तो अभी भी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन PIP3 जो है, IP3 जो है, यह क्या हो गया, फ्री इन साइटोसोल, फ्री इन साइटोसोल, ये साइटोसोल में
फ्री हो गया। तो आपने क्या देखा कि फॉस्फेटिडाइल एनोसिटोल बिसफॉस्फेट दो टुकड़े में टूट गए, एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल और एक IP3। इसके लिए जो एंजाइम था उसका नाम था फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। अब डाइएसाइल ग्लिसरॉल और ये दोनों क्या है, दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं, सेकेंड मैसेंजर। दोनों ही सेकेंड मैसेंजर, DAG और IP3। अब जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है यह किसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स PKC, जबकि IP3 किसको एक्टिवेट करता है, इट बाइंड्स टू IP3 रिसेप्टर in the ER membrane। ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में जो IP3 रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करता है IP3। और यूनिक क्या बात है, और कौन सी ऐसी बात है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है इंटैक्ट इन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में जुड़ा रहता है, मेम्ब्रेन से निकलता नहीं है, जबकि IP3 क्या होता है, फ्री इन साइटोसोल, ये साइटोसोल में रिलीज कर दिया जाता है। ये डायग्राम से भी आपने इसको समझा होगा, देख रहे हैं, ये जो है इस साइटोसोल में फ्रीली छोड़ दिया गया, जबकि ये जो भाई साहब हैं ये अभी भी मेम्ब्रेन का हिस्सा है। छोटी छोटी बातें हैं, जब इन बातों को टर्म्स में लिखा जाता है, किसी क्वेश्चन में पूछ दिया टर्म्स में, और विद्यार्थी अगर आंख के सामने इस डायग्राम को नहीं देख पाया तो रिजल्ट क्या होगा कि वह समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब मामला क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी जानकारियों को हम लोग कलेक्ट करते हैं। आपने जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को फॉस्फोलाइपेज सी, इस फॉस्फोलाइपेज सी में मैंने अभी आपको बताया है बीटा क्लास, अर्थात फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। आपको जान के अच्छा लगेगा कि अल्फा क्लास भी होता है, सॉरी गामा क्लास भी होता है। ये जो बीटा क्लास है यह GPCR को फॉलो करता है, जबकि गामा क्लास जो होता है वह रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को फॉलो करता है। काइनेज जिसे हम लोग एक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, RTK पढ़ना आपको। तो आप बहुत मुस्तैद से रहें, क्योंकि आप देखेंगे कि फॉस्फोलाइपेज सी का यूज दोनों जगह होता है, GPCR में भी और RTK में भी। तो कई बार विद्यार्थियों को यह समझने में परेशानी होने लगती है कि किसको हम कहाँ समझें। जो भी PLC बीटा मतलब GPCR, PLC गामा मतलब RTK, तो क्लैरिटी में आपकी बातें होंगी। अभी आपको जो मैंने बताया कि IP3 रिसेप्टर, ये IP3 रिसेप्टर कहां होता है, इन द साइटोसोलिक फेस, लीफलेट हम बोलते हैं, लीफलेट जो कि आउटर होता है ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसमें ये मौजूद रहता है। और इसका IP3 का इसका फुल नेम क्या है, अगर पूरा नाम इसका हम पढ़े IP3 रिसेप्टर का, इसका फुल नेम होता है IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल। यहाँ IP3 जो है वह क्या है, लिगैंड, तो लिगैंड गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल, इसमें दोनों चीज नाम लिखा हुआ। यह जो गेट है उससे आके कौन जुड़ेगा, IP3, और उसके कारण क्या होगा, रिलीज कैल्शियम आयन। कहने की बात यह है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
IP3 रिसेप्टर है, ठीक है ना। ये रहा IP3 रिसेप्टर, ठीक है ना। अब क्या है कि अंदर में बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर होता है, इस पर भी हम अलग से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैल्शियम आयन स्टोर होता है। जैसे ही इस पर IP3 आके बाइंड करता है, यह गेट क्या होता है, यह गेट खुल जाता है, और खुलते ही क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है वो बाहर निकलने लगेगा। तो ये जो IP3 है, यह इस रिसेप्टर से जुड़ता है और इस रिसेप्टर को ऑन कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये खुलता है और बाहर में कैल्शियम आयन निकलना शुरू होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल। ये मेम्ब्रेन आयन चैनल है। बाहर जो है वो है साइटोसोल और अंदर जिसे हम लोग कहते हैं वो है ल्यूमेन। तो इस प्रकार से IP3 जो है उसका काम यहां पर देखा जाता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैल्शियम आयन का क्या रोल है, आखिर ये काम क्यों होता है, इसके पीछे क्या पर्पस है, ठीक है।